हेलो एवरीवन, क्या हाल। चलिए, आई होप अच्छे होंगे आप लोग। बायोलॉजी के सेंटअप एग्जामिनेशन में, जिसको हम लोग प्री बोर्ड बोलते हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करें बताइए। सबसे पहले जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं ना। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव, और टाइम बचा तो सब्जेक्टिव देखेंगे, यानी तो फिर सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, आप लोग को सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, या नहीं तो फिर आप लोग अपने नोट्स देख के अच्छे से उसका आंसर ढूंढ सकते हैं, या किसी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन ऐसा समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में पूछिएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले 70 ऑब्जेक्टिव है। देखिए 70 ऑब्जेक्टिव है, इनमें से आपके बोर्ड में मात्र 35 ऑब्जेक्टिव आपको उनमें से आंसर करना है। ठीक है, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिनमें से आपको 35 का जवाब देना है। तो यहाँ पे आपको 70 का 70 अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं करना सिर्फ 35 तक समझ लिए उसके बाद छोड़ दिए, नहीं। यहाँ पे आपको 70 समझना है अच्छे से, और इनमें से ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा जो एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा कहाँ पे, बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इनमें से जितने क्वेश्चन है, इनमें ढेर सारा क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं, कई बार बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उनमें से वो सब क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, पढ़िए। बी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम। देखिए याद रखिएगा, चाहिए तो आप साइड में लिख भी लें क्वेश्चन के, चाहे बी लिम्फोसाइट पूछे या टी लिम्फोसाइट पूछे, है ना। अच्छा, साइड में मैं कोशिश कर रहा हूं लिखने का। देखिए लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट थोड़ा क्या है ना, इसमें उतना प्रैक्टिस नहीं हमको लिखने का। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट हमको दो तरह का पढ़ना होता है। एक होता है बी लिम्फोसाइट, बी शॉर्ट में लिख देते हैं हम, LMPH, है ना, मतलब बी लिम्फोसाइट। और एक पढ़ना होता है हमको टी लिम्फोसाइट। क्या पढ़ना होता है, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। चाहे बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट है, दोनों ही ओरिजिनेट होता है कहां से, बोन मैरो से। कहां से ओरिजिनेट होता है, लिख लीजिए ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कहां से ये ओरिजिन हुआ, ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिन। दोनों का ही ओरिजिन होता है बोन मैरो, इसका भी बोन मैरो और टी लिम्फोसाइट का भी बोन मैरो। ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखिए, मैच्यूरेशन, मतलब कहां पे ये मैच्योर होता है, मैच्यूरेशन, है ना। अगर बी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये आपको बोन मैरो में इसका मैच्योरेशन होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये इसका मैच्योरेशन कहां पे होता है बताइए, थाइमस ग्लैंड में। अंतर क्या समझ में आया। चाहे हमसे बी लिम्फोसाइट पूछे या टी लिम्फोसाइट पूछे, दोनों का ही ओरिजिन कहां है, दोनों ही कहां से ओरिजिनेट हुआ है, बोन मैरो से। ओरिजिनेट पूछेगा, ओरिजिन पूछेगा तो सिंपल बोन मैरो, चाहे बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट हो। लेकिन मैच्यूरेशन है ना, वो जो होता है ग्रोथ डेवलपमेंट जो होता है, मैच्यूरेशन होता है, बी लिम्फोसाइट का तो बोन मैरो में ही हो जाता है मैच्यूरेशन। लेकिन टी लिम्फोसाइट जो होता है बोन मैरो से माइग्रेट करके चले जाता है थाइमस ग्लैंड में, तो वहां पे थाइमस ग्लैंड में आपको टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है, याद रखिएगा। इसी पॉइंट से चार तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा बी लिम्फोसाइट कहां पे ओरिजिनेट होता है, बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे, बोलिए। बी लिम्फोसाइट आपको बोन मैरो में ओरिजिनेट होता है। दूसरा क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट कहां पे ओरिजिनेट होता है, आंसर होगा बोन मैरो। तीसरा क्वेश्चन, बी लिम्फोसाइट जो है इसका मैच्योरेशन कहां पे होता है, इसका भी आंसर होगा बोन मैरो। फिर चौथा क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट है इसका मैच्योरेशन कहां पे होता है, तो बोलेंगे क्या, थाइमस ग्लैंड। क्या बोलेंगे, थाइमस ग्लैंड। ये भी चीज याद रख सकते हैं। बी लिम्फोसाइट जो होता है, इनमें से B4 क्या होता है, B4 होता है वर्षा। क्या होता है, वर्षा। एक वर्ड से लिया गया ये वर्ड। वहीं जब टी लिम्फोसाइट की बात करें, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में जो टी है इसका मतलब होता है थाइमस। क्या होता है, थाइमस। अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट है, अच्छा बी लिम्फोसाइट ओरिजिन हुआ है बोन मैरो में, मैच्योरेशन हुआ है बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट में जो बी है ये क्या चीज को स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बच्चे सोचते हैं क्या हो जाएगा, बोन मैरो। ऑप्शन में बोन मैरो भी देते हैं, गलत है। बी जो होता है इसको बोलते हैं वर्षा। क्या बोलते हैं, वर्षा। और उसी तरह टी लिम्फोसाइट,
टी लिम्फोसाइट जो होता है, ये टी जो है यहाँ पे थैमस है। क्लियर है? इससे रिलेटेड जितने भी आगे पीछे जो भी बात हमको जानना चाहिए था बोर्ड लेवल का, हम सारा बात आपको बता दिए हैं, है ना, बी लिम्फोसाइट के बारे में। चलिए अब अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। बी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम, आंसर क्या हो जाएगा बोन मैरो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लिख लीजिए साइड में, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी कोडोन आर प्रेजेंट इन जेनेटिक कोड, है ना, कितने जेनेटिक कोड में टोटल कितना कोडोन्स है, टोटल कितना कोडन है बताइए, 64 कोडन। अच्छा इसमें भी याद रखिएगा, देखिए टोटल कितना कोडन बोल रहे हैं, 64 कोडन है। 64 कोडन तो है, सही बात है, लेकिन 64 में से मात्र 61 कोडन ही कोडिंग करता है, कोड में हेल्प करता है, कोडिंग में, है ना। और आपको 3 कोडन जो होता है ये नॉन कोडिंग होता है, क्या होता है, नॉन कोडिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडन, क्या बोलते हैं, और स्टॉप कोडन। और हमसे ये पूछ लेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड में टोटल स्टॉप कोडन कितना होता है, आंसर बोलेंगे 3, है ना। जेनेटिक कोड में टोटल कोडिंग कोडन कितना होता है, या टोटल कितना कोडन होता है जो कोड करता है प्रोटीन वगैरह, वो आंसर होगा 61। टोटल कितना कोडन है, हाउ मेनी कोडन, टोटल कितना कोडन होता है जेनेटिक कोड में, तो बोलेंगे 64, याद रखिएगा। चलिए अच्छा, स्टॉप कोडन क्या है, स्टॉप कोडन 3 स्टॉप कोडन है, कौन 3 स्टॉप कोडन है, उल्लू गया आया, UGA, उल्लू आया गया, UAG, और फिर उल्लू आ, है ना, मतलब UA, ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडन है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इनमें से कौन सा स्टॉप कोडन है, समझ में आया, क्लियर है। चलिए इन सब चीजों को साइड में भी आप लिखते चले, और जो क्वेश्चन पूछा उसका तो जवाब देंगे ही हम लोग, है ना। हाउ मेनी कोडन, टोटल कितना कोडन है जेनेटिक कोड में, बताइए कितना कोडन है, 64 कोडन है। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ एक बार रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, है ना, कभी कभी क्या होता है मैं बोल लेता हूँ और रिकॉर्डिंग होता नहीं है। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलिए ठीक है। ओके कंप्यूटर जी फिर से क्वेश्चन ला दीजिए वापस, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है थ्री, टू कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर, इनमें से कौन दो सा इकोसिस्टम का कंपोनेंट है। देखिए मेनली इकोसिस्टम में दो ही कंपोनेंट होता है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, है ना। जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, सब तो बायोटिक कंपोनेंट हो गया। और आपको जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, ये सब कैसा कंपोनेंट हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। तो टोटल कितना कंपोनेंट होता है बताइए, केवल 2 कंपोनेंट। चलिए नेक्स्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 4 पे, होमोलोगस ऑर्गेन्स हैव, देखिए हम जब इवोल्यूशन पढ़ाए थे आपको एक सिंपल तरीका ही बताए थे होमोलोगस ऑर्गेन याद रखने का, इस तरह से हाथ करना, इस तरह से, इस तरह से। ये जो हमारा है ना इसको मान लेंगे ओरिजिन, इसको क्या मानेंगे, ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन। और ये सब उंगली जो है इसको बोलेंगे फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। अच्छा ऐसा हो तो होमोलोगस, ऐसा है तो होमोलोगस, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, और ऐसा है तो एनालोगस, ऐसा है तो होमोलोगस, ऐसा है तो एनालोगस। तो ये होमोलोगस में ओरिजिन क्या हो गया, सेम हो गया, जो आपस में मिल रहा है मतलब सेम है, जो अलग हो गया डिफरेंट है। इसका मतलब ओरिजिन सेम है और फंक्शन डिफरेंट है, तो होमोलोगस ऑर्गन क्या है, ओरिजिन सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो। देख लिया कैसा ऑप्शन है, ओरिजिन सेम है ना फंक्शन सेम, गलत बात है, फंक्शन डिफरेंट होना चाहिए। और सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, चलिए ये तो सही है। सी भी देख लेते हैं, डिफरेंट ओरिजिन नहीं, ओरिजिन तो सेम होगा होमोलोगस का, डिफरेंट ओरिजिन नहीं, ओरिजिन तो सेम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बी। याद रखिएगा इसका उल्टा ही पूछा जाता है। अगर अच्छा अगर मान लेते हैं यहाँ पे होमोलोगस नहीं देके एनालोगस की बात करता, किसकी बात करता, एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। तो एनालोगस ऑर्गन का क्या हो जाता है सॉल्यूशन बताइए, कौन सा आंसर जाता है इनमें से, चलिए कमेंट में बताइए आप हमको, एनालोगस का कौन सा, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा एनालोगस ऑर्गन के लिए, है ना। बी तो होगा नहीं, अच्छा ए भी तो नहीं हो सकता, और हमको बताइए सी डी में, कमेंट करना है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मुंह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग? इनमें से कौन सा ह्यूमन बीइंग के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन? अच्छा, वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं हम लोग जिनका कोई खास यूज नहीं है, बेवजह हमारे शरीर में है, वो ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। जितना डेवलप्ड कंट्री वगैरह है उन सब में जब बच्चे का जन्म होता है तभी अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसी तरह विजडम टूथ, विजडम टूथ, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आई वगैरह के ऊपर होता है ना, तो ये सब क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है ना? जब इवोल्यूशन चैप्टर हम पढ़ाए तो उनमें से लिखा है भी है कौन कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन, ढेर सारा लिखा है, आप नाम याद रखिएगा। विजडम टूथ भी उनमें, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, अपेंडिक्स है, स्टोमक मसल है ना, और भी ढेर सारा। आंसर क्या हो जाएगा 5 का सी। 6 में F2 फेनोटिपिक डायहाइब्रिड रेशियो। अच्छा, क्या बोल रहा है? डायहाइब्रिड में आपको फेनोटाइप का रेशियो बताना है। क्या होता है फेनोटाइप का रेशियो? बताइए क्या होता है? सबको पता होगा है ना, 9:3:3:1। अच्छा, अगर जेनोटाइप रेशियो पूछ लेता तो मेरे ख्याल से कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा है ना। ये हो जाता है आपको। अच्छा, ये अच्छा मैं दे नहीं पा रहा हूं, मतलब 12:24:24, 12:24:12:12:1 इस तरह से लंबा सा होता है ना, 1:2:2 सबके आगे इस टू लगा दीजिए इस तरह। चलिए, ये होता है जेनोटाइपिक रेशियो। हाँ, और इसका मोनोहाइब्रिड का भी याद रखिएगा। मोनोहाइब्रिड का फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है बताइए? मोनोहाइब्रिड का है ना, मोनोहाइब्रिड का जो आपको फेनोटाइपिक रेशियो होता है ये होता है 3:1। क्या होता है? 3:1। वहीं पे आपको जेनोटाइपिक रेशियो जो होता है क्या होता है बताइए? 1:3:1, 1:2:1 है ना, ये होता है जेनोटाइपिक रेशियो। समझ में आया? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? रूट ऑफ विच प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट। सिंपल में मतलब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, ऐसे प्लांट का जिसके रूट से हम लोग नया प्लांट बना लेते हैं ना। तो देखिए ये तो जनरली जो क्वेश्चन है आपको, ये 11th का क्वेश्चन है। कहां से क्वेश्चन है? 11th से। लेकिन हाँ, हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही मान सकते हैं 12 का, कि वो रिप्रोडक्शन जो है आपको सिंपल में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दलिया। क्या हो जाएगा? दलिया है ना। दलिया के रूट से ही नया प्लांट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। 8 पे रिप्रोडक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व गैमेटिक यूनियन इज नोन एज। सिंपल सिंपल सवाल है। बोल रहा है ऐसा रिप्रोडक्शन मेथड जिसमें आपको दो गैमीट फ्यूज नहीं करता है आपस में, उसको क्या बोलते हैं? है ना, उस रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। देखिए पार्थेनोजेनेसिस जो हनी, ये भी याद रखना, पार्थेनोजेनेसिस जो होता है मेनली किसमें होता है? हनी बी में है ना, कुछ कुछ रेप्टाइल्स वगैरह में भी देखा जाता है। अच्छा, इसमें फ्यूजन होता है, इसमें आपको इसमें दोनों तरह का हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेल डिटरमिनेशन हम लोग पढ़ते हैं हनी बी में है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यूट्रोफिकेशन इज फाउंड इन। क्या बताइए यूट्रोफिकेशन किस में पाया जाता है? लेग्स में। किसमें? लेग्स में। ये नेचुरल एजिंग ऑफ लेग्स। क्या होता है यूट्रोफिकेशन मेथड? हम लोग इकोलॉजी में पढ़े होंगे, याद कीजिए। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, मतलब जो वाटर बॉडीज है उसका न्यूट्रिएंट्स लेवल वगैरह जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें जो माइक्रोब्स होता है उनका ग्रोथ इजीली ज्यादा होने लगता है। जब माइक्रोब ज्यादा होगा तो उसमें जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको कंज्यूम करेंगे। जब उसको कंज्यूम करेंगे तो वहां पे जो रहने वाले एक्वेटिक प्लांट और एनिमल है उसको पर्याप्त मात्रा में आपको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाएगा। तो ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाएगा तो उन लोगों का धीरे धीरे वो लोग खत्म होने लगते हैं। इसलिए बोलते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ लेग्स। इसी को क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ सवाल पूछा है यूट्रोफिकेशन कहाँ पाया जाता है? तो यूट्रोफिकेशन कहाँ पाया जाता है? लेग्स वगैरह में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। काउज ऑफ एसिड रेन। सिंपल, एयर पोल्यूशन है ना, एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन काउज होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और ये भी याद रखिएगा एसिड रेन जो होता है, एसिड रेन, इसका पीएच है ना,
पीएच कितना होता है, लेस देन 5.6, लेस देन कितना 5.6 एसिड है। क्वेश्चन नंबर 11, एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोमैकोरोजिया इज, है ना, इनमें से कौन सा इंडोमैकोरोजिया का एग्जाम्पल है, आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूमस। नेक्स्ट, बैकर्स ईस्ट इज, सेक्रोमैसिस सेरेविसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकर्स ईस्ट बोलते हैं। अच्छा, एक और याद रख लीजिए, ब्रीवर्स ईस्ट भी इसी को बोलते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट। क्यों बैकर्स ईस्ट क्यों बोलते हैं, हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं बेकरी वगैरह में, किसमें, बेकरी वगैरह में, बिस्किट बनाने में, ब्रेड वगैरह बनाने में हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। यहाँ ही नहीं, इसको हम लोग फर्मेंटेशन वगैरह में भी, है ना, जहां हम लोग वाइन बनाते हैं, बियर बनाते हैं, वहां पे भी हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं, वहां पे बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। दोनों ये नाम आपको याद रखना है ईस्ट का। कौन सा ईस्ट पार्टिकुलर, वो कौन सा ईस्ट होता है, सेक्रोमैसिस सेरेविसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए, संकेन स्टोमाटा और परजेंटिन। संकेन स्टोमाटा जो होता है ये आपको सुखड़ा हुआ स्टोमाटा होता है, ऐसा स्टोमा होता है जिसमें कि वाटर लॉस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वाटर लॉस, वाटर कम से कम लॉस हो, तो उस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा का, जो कहां पाया जाता है बताइए, जेरोफिटिक प्लांट्स में। किसमें पाया जाता है, जेरोफिटिक में, जो डिजर्ट वगैरह में जो प्लांट होता है उसका स्टोमाटा काफी संकेन होता है। क्यों क्यों होता है ऐसा, वाटर को कंजर्व करके रख सके, वाटर कंजर्व रह सके, वाटर वेस्ट ना हो, क्योंकि जो रेगिस्तान वगैरह होता है, ज़ेरोफाइट एरिया जो होता है, वहां पे आपको डिजर्ट एरिया जो होता है, वहां पे आपको वाटर अवेलेबल नहीं होता है अच्छे अमाउंट में, तो वहां का जो प्लांट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जेरोफिटिक प्लांट्स, और उसमें जो होता है स्टोमाटा संकेन होता है। कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए 13 का, आंसर डी। चलिए, इसका जेरोफिटिक प्लांट्स का नाम भी याद रखना, आपके सिलेबस में अपुन्सिया वगैरह है ना, कैक्टस वगैरह, ये सब क्या है, जेरोफिटिक प्लांट्स है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, इन स्प्लिट जिन द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड। देखिए दो तरह का सीक्वेंस होता है स्प्लिट जिन में, एक इंट्रॉन होता है, एक एक्सॉन होता है। क्या होता है, एक इंट्रॉन होता है और एक्सॉन होता है ना। हम लोग एक मेथड होता है स्प्लैशिंग मेथड, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लैशिंग मेथड। स्प्लैशिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिसको हम लोग इंट्रॉन बोलते हैं, इसको हटा के हम लोग कोडिंग सीक्वेंस को ज्वाइन कर देते हैं, तो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सॉन। और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है स्प्लिट जिन, उसको बोलते हैं इंट्रॉन, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, एक्सॉन। यहाँ कोडिंग सीक्वेंस पूछ रहा था, एक्सॉन हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, एंजाइम यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। देखिए डीएनए से आरएनए के बनने के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, डीएनए से डीएनए के बनने के मेथड को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ये डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये आपको रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, तो ये तो होगा नहीं, बी नहीं हो सकता है क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज है, नहीं, सी डी भी नहीं होगा, है ना। और बच गया ए और सी। देखिए ये जो ट्रांसक्रिप्शन मेथड जिसमें आरएनए बनता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम हेल्प करता है उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। और दूसरा लाइगेज, लाइगेज का काम क्या होता है, दो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को जोड़ना, है ना। ये कोई मेथड वगैरह में यूज नहीं करता, मतलब दो फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए हम लोग जो एंजाइम को यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डीएनए लाइगेज, है ना। तो यहाँ पे हमको वो तो पूछा नहीं है, हमसे सिर्फ पूछा एंजाइम कौन सा यूज करते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन मेथड में, तो आरएनए पॉलीमरेज। क्या यूज करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 15, एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, मेरा दिल धड़क रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्लियर है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16, प्राइमरी एटमॉस्फेयर वाज, है ना। आप जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में ही बताया गया जो स्टार्टिंग का प्रीमिटिव, प्राइमेटिव एटमॉस्फेयर पूछा है या आपको बोल दिया प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर, तो आपको क्या बोलना है कि रिड्यूसिंग था। क्या था, प्रीमिटिव। रिड्यूसिंग करने का क्या मतलब है बताइए, रिड्यूसिंग करने का मतलब है उस समय ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, उस समय ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, ऐसा एटमॉस्फेयर था। बाद में धीरे धीरे, है ना, ऑक्सीजन वगैरह बना, गैस वगैरह आया, है ना। तो वैसा कैसा एटमॉस्फेयर था, स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था।
क्लियर है? इवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। कंप्यूटर जी जल्दी से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इंडेडेड इन, है ना, इन एक्टेड इन, कौन से ईयर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को मतलब एक्ट लाया गया था इंडिया में? कब लाया गया था? 1972, है ना, 1972 में। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, मतलब दे दिया एक्स्ट्रा में, लेकिन कम चांस है इस तरह के सवाल पूछते हैं। हाँ, अब वाटर एक्ट याद रखिए, एयर एक्ट याद रखिए, है ना, ये कुछ प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, ये सब चीज याद रखिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ। जनरली इस तरह के सवाल आप कंपटीशन वगैरह में ना पूछे जाते, लेकिन क्या है, हमको 70 क्वेश्चन दिया, 35 का जवाब देना है, तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा ही जो आउट ऑफ सिलेबस टाइप का रहेगा देखने में, तो टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए याद रख लीजिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया कब आया था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच आरएनए इज शॉर्ट लिव्ड? इनमें से कौन सा आरएनए शॉर्ट लिव्ड होता है? क्या होता है? एमआरएनए। क्या होता है? एमआरएनए। देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो होता है आरआरएनए, उसके बाद क्या होता है बताइए? टीआरएनए, उसके बाद क्या होता है? एमआरएनए। अब जो बहुत कम स्टेबल रहेगा उसका लाइफ स्पेन वैसे भी बहुत कम रहेगा, क्योंकि स्टेबल है ही नहीं वो, है ना। तो क्या होता है, अगर पूछ लेगा विच इज मोर लिव्ड, है ना, विच आरएनए इज मोर लिव्ड या लॉन्ग लिव्ड, तो क्या बोलेंगे हम? आरआरएनए। लेकिन शॉर्ट लिव्ड बोलेगा तो एमआरएनए। सीक्वेंस पूछ लेगा तो सबसे आरआरएनए, फिर टीआरएनए, फिर एमआरएनए। चलिए अच्छा, परसेंटेज एबंडेंस भी सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो आरएनए पाया जाता है, फिर टीआरएनए पाया जाता है, सबसे कम एमआरएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है बताइए? रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ड्यू टू, देखिए आपको सिंपल याद रखना है, हेल्पर टी सेल जो होता है वो आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए रिजेक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे उस तरह का कोई ऑप्शन दिया नहीं, टी सेल का दो तक दिया, साइटोटॉक्सिक टी सेल और सप्रेसर टी सेल। तो आपको याद रखना है साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होता है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हिस्टोन सार, देखिए हिस्टोन क्या होता है? बेसिक प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है? बेसिक प्रोटीन। आप याद कीजिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात किए थे तब वहां पे बताए थे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है कैसा प्रोटीन होता है? बेसिक प्रोटीन होता है। और डीएनए हमारा जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, तो इस तरह से क्वेलिंग वगैरह में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक प्लांट इज रिच इन बीटा कैरोटीन एंड फेरेटीन, है ना। देखिए इनमें से कौन सा बीटा कैरोटीन और फेरेटीन के लिए बीटा कैरोटीन क्या होता है पता है आपको? ये ध्यान रखिएगा, बीटा कैरोटीन को हम लोग बोलते हैं प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। किसको क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, या सिंपल में आप याद रख सकते हैं विटामिन ए से पहले का जो सिचुएशन होता है उसे बोलते हैं बीटा कैरोटीन। तो ये जो था गोल्डन राइस में आपको विटामिन ए पाया जाता है और फेरेटिन पाया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? डी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फ्लेवर सार नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 22। आर्कियोप्टेरिक्स इवॉल्व ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ एरा? देखिए आर्कियोप्टेरिक्स जो जुरासिक पीरियड में आया, कब आया था? जुरासिक पीरियड में। और ये भी याद रखिएगा ये आपको कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। क्या है आर्कियोप्टेरिक्स? क्या लिख लीजिए, आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जेनोटाइप फेनोटाइप कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, है ना। जेनोटाइप फेनोटाइप जो हम लोग जेनेटिक्स में इतना पढ़ते हैं सबसे पहले कौन दिए थे? जॉनसन साहब दिए थे। कौन दिए थे? जॉनसन साहब, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 24। स्मॉल पॉक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बहुत अच्छे से ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर में हम सेपरेट करके डिजीज के बारे में बताएं आपको, उनमें से जाके देखिएगा स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। किसकी वजह से? वायरल डिजीज, ना बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोल, ये सब डिजीज नहीं, है ना। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए। क्या क्या बोला क्वेश्चन नंबर 25 में? विच इज कॉल्ड सिमिलर
होलोटाइप्स, है ना, विच इज कॉल्ड सिमिलर होलोटाइप। अच्छा, सिमिलर होलोटाइप एक जैसा है ना, एक जैसा होलोटाइप इनमें से किसका होता है? आइसो मतलब क्या होता है? इक्वल। आइसो मतलब इक्वल, सिमिलर उसी को बोलते हैं आइसोटाइप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटाइप्स। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, सिर्फ हेलोटाइप दिया। ये सब आइसोटाइप, सिनटाइप, मेसोटाइप ये सब एनसीईआरटी में है नहीं, तो बस आप ध्यान रख सकते हैं, रटने की उतना जरूरत नहीं, कम चांस से पूछेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल द साइक्लिक चेंजेस टेक प्लेस इन, है ना। अच्छा, ये जो हमारा यूटेरस होता है तो इसका 3 लेयर होता है ना। सबसे अंदर को बोलते हैं इंडोमेट्रियम, उसके बाद फिर क्या होता है? मायोमेट्रियम, फिर क्या होता है? पेरीमेट्रियम। तो आपको जो होता है साइक्लिक चेंज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, सबसे जो इनर पार्ट में तो उसमें होता है ना, तो उसी को बोलते हैं क्या? इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। अच्छा, ये भी चीज याद रखिए, जब पार्चुरेशन के दौरान जब बेबी बर्थ होता है उसमें जो माइल्ड मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, तो वो होता है किसमें बताइए? मायोमेट्रियम में। किसमें होता है? मायोमेट्रियम में। चलिए 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। जिंजर इज प्रोपेगेटेड वेजिटेबली बाय, है ना, किसमें होता है? राइजोम। राइजोम क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। किसके इसमें क्या क्या होता है? जिंजर होता है, टर्मेरिक होता है, बनाना होता है, ये सब किसके थ्रू होता है? राइजोम के थ्रू होता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज? क्या बोल रहा है? इनमें से कौन कौन सा स्पीसीज जो अब खत्म होने के कगार पे है, मतलब अगर उसका हम लोग प्रोटेक्शन सही से नहीं करें, उस पे सही से गौर नहीं फरमाएं, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो जाएगा। अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, लेकिन काफी डेंजर स्थिति में है हुआ, है ना। तो वो कौन कौन सा है? स्नो लियोपार्ड हो गया, टाइगर वगैरह हो गया, एशियन एलिफेंट हो गया, ये सब क्या आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। बोथ ए एंड बी दोनों ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाइए। एमनियोसिंथेसिस इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ, है ना। एमनियोसिंथेसिस क्या एक मेथड होता है जिसमें हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को का स्टडी करते हैं लेबोरेटरी में, देखते हैं वो जो बेबी जो आने वाला उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है ना। क्या अगर जेनेटिक कोई डिसऑर्डर वगैरह है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसका ट्रीटमेंट करते हैं ना। तो इसलिए उन्हीं सब चीजों का पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एमनियोसिंथेसिस मेथड। और इनमें क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड को। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 30। क्या बोला? विच इज नॉट ट्रांसक्रिप्ट बाई डीएनए। अच्छा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन थोड़ी ना होता, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नॉट ट्रांसक्राइब्ड बाई डीएनए, है ना। देखिए डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या? बताइए। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, है ना। तो डीएनए से आरएनए होता है, वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 31% है ना। 31 क्वेश्चन। विच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट? विच अमाउंट क्या पता है? 10%। ना, सिर्फ मात्र 10% एनर्जी एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल या अगले टॉपिक लेवल पे जाता है। कितना परसेंट एनर्जी? मात्र 10%। चलिए इसी को बोलते हैं 10% लॉ भी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। ट्रिटिकम एस्टिवम। अच्छा, ट्रिटिकम एस्टिवम किसको बोलते हैं? हम लोग वीट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वीट। ये जो होता है आपको हेक्सापोलाइट होता है, 6n इसका पोलैरिटी होता है, याद रखिएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, आपको इसको याद रखना है। ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है 6n होता है, या इसी को हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं हेक्सापोलाइट। क्वेश्चन नंबर 33। हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम मेसोडर्म, है ना। ये आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 34। विच वन इज अब्सेंट इन ह्यूमन स्पर्म? इनमें से कौन सा ह्यूमन स्पर्म में नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ह्यूमन स्पर्म के मेनली मिडिल रीजन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मिडिल पोर्शन में। फिर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, सेंट्रियोल भी पाया जाता है, लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होता है। चलिए, पीलियोट्रोपिक जीन इज, है ना, ऐसा जीन जो कि अगर सिंगल जीनोटाइप पे से मल्टीपल फेनोटाइप शो करे, है ना, उसको क्या बोलते हैं? पीलियोट्रोपिक जीन। क्या बोलते हैं? पीलियोट्रोपिक जीन। अगर इसी का उल्टा हो जाए, है ना,
तो सिंगल फिनोटाइप से मल्टीपल जीनोटाइप हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 35, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 36 में। बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड, इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल है, फ्रैंकिया यूज होता है, बिल्कुल। माइक्रोरेजिया, ये भी यूज होता है। साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल, ये भी आपको बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। साइनोबैक्टीरियम जैसे एनाबेना, नोस्टक, ये सब। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज वेयर इज आरआरएनए सिंथेसाइज्ड, है ना। आरआरएनए कहां पे बनता है, कहां बनता है बोलिए, न्यूक्लियोलस। कहां बनता है, न्यूक्लियोलस, है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियोलस, वहां पे बनता है, याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाइए। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, देखिए सेफ्रॉन जो होता है ये ऑब्टेन होता है क्रोकस सेटाइवस। कहां से ऑब्टेन होता है, क्रोकस सेटाइवस। कहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको, हाँ, सेफ्रॉन जो आपको 11th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन 12th में कहीं नहीं दिया हुआ। ना तो सेफ्रॉन वर्ड यूज किया, ना आपको ये पूछा है कि कहां से ऑब्टेन किया जाता है। ये आप एक्स्ट्रा सवाल बोल सकते हैं, हम नहीं बोलेंगे आप इसको रटिए बैठ के, कम चांस है पूछेगा बोर्ड वगैरह में। पूछेगा भी थी, इसमें क्या इतना दिमाग, वो आपके बुक में है ही नहीं, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। पूरा एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ सेफ्रॉन कहां से ऑब्टेन होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में, एन एग्जांपल ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन इज, है ना। देखिए सीड बैंक जो है ये आपको एक्स सितु कंजर्वेशन है, क्या है, एक्स सितु। आपको एक ट्रिक भी बताया थे क्लास में हम, इस तरह से याद रखना इन सितु एक्स सितु को, है ना। रैना हिट सेंचुरी इन द ग्राउंड, याद है, ये इन सितु का था। रैना मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है आपको, इन सितु का एग्जांपल है। नेशनल पार्क इन सितु का एग्जांपल है, ये क्या है आपको, इन सितु का था। एक्स सितु वैसे भी नहीं होगा। हिट हॉटस्पॉट भी इन सितु का है। सेंचुरी, सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इन सितु का एग्जांपल है। इन द ग्राउंड मतलब ग्रुप्स, ये भी किसका एग्जांपल है, इन सितु का। तो एक्स सितु का ये तो बच गया सीड बैंक, है ना। ट्रिक से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। और आपके कुछ कुछ ऐसा मतलब मॉडल पेपर वगैरह होता है, बुक वगैरह जो होता है, उनमें गलत आंसर दिया है। आंसर क्या होगा, सीड बैंक। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। वेक्टर ऑफ टी डीएनए इज, क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन, ये क्या वेक्टर है टी डीएनए का। चलिए नेक्स्ट 41, हाउ टू गेट वायरस फ्री प्लांट। देखिए मेरिस्टेम कल्चर से हम लोग वायरस फ्री प्लांट बनाते हैं, समझ में आया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लू ग्रीन अलगा इज, इनमें से कौन सा ब्लू ग्रीन अलगा का कैरेक्टरिस्टिक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करता है ब्लू ग्रीन अलगा। अच्छा, ब्लू ग्रीन अलगा का एक दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइनोबैक्टीरिया। जैसे एनाबेना, नोस्टक, ये सब क्या साइनोबैक्टीरिया, है ना। देखिए 11th में दिया हुआ, 12th में दिया हुआ, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। तो इनमें से कौन सा करेक्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प करता है, बिल्कुल। फर्मेंटेशन नहीं, है ना। फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल, ये ऑटोट्रॉफ होता है तो फोटोसिंथेसिस करता है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए, डी। क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए। Who discovered the molecular composition structure of insulin, कौन डिस्कवर किए थे, सेंगर साहब। कौन डिस्कवर किए थे बताइए, सेंगर साहब। चलिए, which of the following enzyme is used to join bits of DNA, बताए भी थे आपको आगे पहले कुछ क्वेश्चन पहले, मतलब डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है इनका काम होता है डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ना। बिट्स ऑफ डीएनए मतलब डीएनए का टुकड़ा, डीएनए का टुकड़ा को जोड़ने का कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, डीएनए लाइगेज। अच्छा, एक ही ऑप्शन, फर्स्ट ही ऑप्शन में लाइगेज दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है, आ जाइए 45। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकुलर इज कंट्रोल्ड बाय, इनमें से कौन सा हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल के ग्रोथ और मैच्योरेशन में हेल्प करता है, एलएच और एफएसएच। देख लिए कौन सा ऑप्शन है, बी, ये आंसर हो जाएगा। 46 पे आ जाइए। इंटरफेरॉन सप्रेस द पैथोजेनिक एक्टिविटी ऑफ, इंटरफेरॉन जो होता है इनमें से किसका पैथोजेनिक एक्टिविटी को सप्रेस करता है, किसको, वायरस। क्या बताया था, इंटरफेरॉन बहुत ही अच्छा सोच विचार का होता है, मतलब कि जो भी वायरल सेल जो अफेक्टेड होता है दूसरे सेल को मैसेज भेज देता है कि देखो वायरस का अटैक हो गया, तब वो जाके क्या रिलीज करता है, इंटरफेरॉन।
चलिए 47 में आ जाइए। ब्लड कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलिए? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। अच्छा हेमोलाइसिस क्या होता है? देखिए जब किडनी सही से काम नहीं करता है तो हम लोग बाहर ब्लड को निकाल के फिल्टर जो कराते हैं उसे बोलते हैं हेमोलाइसिस, है ना। तो थ्रोम्बोसाइटिस क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग के मेथड को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, है ना। हीमोफीलिया क्या होता है? ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। जनरली क्या होता है, ब्लड जिसको ये हीमोफीलिया हो जाता है उसमें जल्दी इजीली ब्लड क्लॉट नहीं होता, कहीं पे कट वट लग गया तो ब्लड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए। व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन? सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? बिल्कुल स्पाइरुलिना, क्लोरेला, ये सब क्या सिंगल सेल प्रोटीन? ये सब जनरली क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। 49 एंटीबायोटिक सेफेलोस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, है ना। सेफेलोस्पिरिन जो एंटीबायोटिक होता है हम लोग कहां से ऑब्टेन करते हैं? कहां से ऑब्टेन करते हैं बताइए? बैक्टीरिया से। कहां से? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इंड्यूस एवर्सन इज नोन एज एमटीपी। इंड्यूस एवर्सन को क्या बोलते हैं? एमटीपी, मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 51 कॉपर टी या कॉपर लूप जो होता है वो किसमें हेल्प करता है? क्या किस चीज में, है ना। देखिए ओवुलेशन जो होगा वो इम्प्लांट नहीं होने देता, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता है। तो किसमें प्रिवेंट करता है? फर्टिलाइजेशन, है ना। तो प्रेगनेंसी से बचने का एक मेथड होता है। मिल्च ब्रीड ऑफ काउ इज, क्या बताए थे? सिंधी। सिंधी क्या है? मिल्च ब्रीड ऑफ काउ है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज जीएमओ? इनमें से कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है? को बीटी कॉटन बिल्कुल है, बीटी ब्रिंजल बिल्कुल है, फ्लेवर सावर भी है। क्या एक तरह का टोमेटो होता है, क्या होता है? टोमेटो, फ्लेवर सावर ये भी है। डॉली नहीं है, डॉली एक सिप था, है ना। वो इस जीएमओ में नहीं आता है डॉली। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 54 क्रोन गोल्ड डिजीज इन प्लांट इज काउज्ड बाय, किसकी वजह से होता है बताइए? टाइपलाइजिन, मतलब ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड की वजह से होता है। 55 में क्या हो जाएगा बताइए? सिंथेटिक सीड्स आर, सिंथेटिक जो सीड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन। 56 सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन, प्लाज्मिड में बिल्कुल सर्कुलर डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर डीएनए होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, बोथ ए एंड बी। एक्सक्यूज मी। 57 में देखिए क्या पैरासिटिक एंजियोस्पर्म आर, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म किस में आएगा? आपको सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? क्योंकि ये खुद प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होता है, हेटेरोट्रॉफ वगैरह पे डिपेंड होता है। ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। 58 फोटोसिंथेटिक फंक्शन ऑफ द कैक्टस प्लांट इज डन बाय, देखिए कैक्टस वो क्वेश्चन जो जनरली आपको 11 से दिया गया मॉर्फोलॉजी चैप्टर से। कहां से? मॉर्फोलॉजी। फिर भी ध्यान रख सकते हैं आप, फोटोसिंथेटिक फंक्शन जो होता है आपको कैक्टस प्लांट का, ये कहां से होता है? लीफ से। कहां से होता है? लीफ से। क्वेश्चन हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा? ए 58 का। चलिए अब आ जाइए 59 पे। प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? देखिए सियोफाइट्स और लिथोफाइट्स, है ना, दोनों ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियोफाइट्स और लिथोफाइट्स। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या लेटेराइट सॉइल आर रिच इन, इनमें से लेटेराइट सॉइल में कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है? याद रखिएगा लेटेराइट सॉइल जो था इसमें दो एलिमेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, एक अल्युमिनियम, दूसरा आयरन। ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा आयरन है तो आयरन ही देंगे, और अगर अल्यूमिनियम आयरन देता तो जरूर ये भी देता, बहुत ऑफ दीज, है ना। या सिर्फ अल्यूमिनियम देता। तो याद रखिएगा लेटेराइट सॉइल जो होता है वो अल्यूमिनियम और आयरन उसमें ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। आ जाइए अब 61 में। जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरसेस, रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बताइए? आरएनए। याद कीजिए जब एड्स जब हम पढ़ा रहे थे उसमें पहला ही लाइन, पहला दूसरा लाइन में यही लिखा है, जेनेटिक मैटर ऑफ रेट्रोवायरसेस। आज ये 62 में द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस वेयर ई कोर 1 कट्स, है ना, वो होता है GAATTC। क्या बोलते हैं? GAATTC। यही तो है ए नंबर। क्या हो जाएगा बताइए? ए नंबर। वर्ल्ड क्लाइमेट इज थ्रेटेन्ड बाई,
इनमें से कौन चीज की वजह से पूरी दुनिया का जो पर्यावरण है वो ग्रस्त हो रहा है, मतलब ध्वस्त हो रहा है, मतलब प्रदूषित हो रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है, किसकी वजह से? देखिए ये जो CO2 का जो अमाउंट बढ़ रहा है ना, ये बहुत बड़ा खतरे का सूचक है। वो इसलिए, और CO2 का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो CO2 जो होता है गर्म गैस होता है, और आपको पता होना चाहिए कितना पहाड़ पोलर रीजन वगैरह में जो है वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, और बहुत ज्यादा CO2 का लेवल बढ़ेगा तो वहां से बर्फ वगैरह पिघलने लगेगा, तो बर्फ पिघल पिघल के और क्या होगा, तो कहाँ आए, हम लोग के घरों में पानी आने लगेगा, नदी में आएगा, पर नदी जब लबालब हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तो फिर हम लोग के घर में आएगा, तो बाढ़ से हम लोग ग्रस्त हो जाएंगे, फ्लड आ जाएगा, पूरी दुनिया इस तरह से खत्म भी हो सकता है, और सारा बर्फ पिघल जाए दुनिया का। तो इसलिए इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO2 जो है ये बिल्कुल खतरे का सूचक है, इसका लेवल ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। हम लोग इतना व्हीकल वगैरह जो चलाते हैं, इससे क्या होता है, CO2 का भी लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। ई वेस्ट का क्या मतलब हुआ, ई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, सिंपल। ई वेस्ट मतलब क्या हुआ बताइए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 65, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय पिस्टिया अकर्स बाई, है ना। देखिए ऑफसेट जो होता है ना, इसी से होता है पिस्टिया, वाटर हाइसिंथ पिस्टिया जो होता है वो ऑफसेट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। अच्छा इधर मैं लिख देता हूँ, शायद इधर नहीं लिखा, वाटर हाइसिंथ किसमें होता है, ऑफसेट से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, द आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, पोटैटो ट्यूबर का जो आई होता है वो क्या होता है बताइए, याद किए जरा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बर्ड्स तो बोलते ही हैं। अब देखिए फ्लावर रूट सूट क्या एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सिलरी बर्ड्स, मतलब क्या हो जाएगा आंसर सी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 67, 67 में देखिए क्या बोल रहा है, बाल्डनेस इज रिलेटेड टू, देखिए बाल्डनेस होता है ये मेल वगैरह में जनरली होता है, तो मेल वगैरह में जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है एंड्रोजन, है ना, एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल हार्मोन जो होता है। चलिए 68 में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ओरल पिल, ओरल पिल का इनमें से कौन सा कंपोनेंट, देखिए ओरल पिल जो होता है उसमें या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए कैसा है, एस्ट्रोजन में किसी में तो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ एक प्रोजेस्टेरोन दिख रहा है, तो ठीक है प्रोजेस्टेरोन। 69 में आ जाइए, ओव्यूल्स इंट्रूगमेंट गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू, ओव्यूल का जो इंट्रूगमेंट होता है वो किसमें चेंज हो जाएगा बताइए, सीड कोट में, किसमें, सीड कोट में, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किस चीज के लिए फेमस, हालांकि उसमें ऐसा नहीं कि हाथी नहीं पाया जाता है, हाथी ही पाया जाता है, लेकिन फेमस जो है वो टाइगर के लिए फेमस, किसके लिए फेमस बताइए, टाइगर के लिए। और ये जो नेशनल पार्क है पाया जाता है कहाँ पे आपको, उत्तराखंड में, कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में। और पता है आपको नॉलेज पर्पस के लिए मैं बता दूं, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यही एक पहला नेशनल पार्क जिन्होंने टाइगर, टाइगर जो है इसका तादाद इतना घट रहा था, इसको कंजर्व करने के लिए सबसे पहले जो पहला जो नेशनल पार्क चुना गया था यही नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। तो हम लोग 70 का 70 ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख चुके हैं। अब क्या आ गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखिएगा कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत है आप हमसे कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट में पूछिए क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आया तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। और कोशिश कीजिए सब्जेक्टिव का नोट्स वगैरह खोल के देख के बनाने का, और जहां पे दिक्कत होगा आप हमसे बेझिझक पूछिए कमेंट में, मैं उस पे उस टॉपिक पे अच्छे से वीडियो सेपरेटली बना दूंगा 5-10 मिनट का, है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना है और इस बार बोर्ड को 4 के आना है ना, 4 के मतलब अच्छे से दे के आना है, ठीक है, ऑल द बेस्ट।